दिल्ली सिर्फ दिल वालों की। जी हाँ, क्या दिल्ली अब सिर्फ दिल्ली वालों की होगी? आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज हम दिल्ली की सीमा और इस पर हो रही सियासत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। खबर यह है कि केजरीवाल सरकार के दिल्ली बॉर्डर को सील करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर अदालत 4 जून को यानी गुरुवार को सुनवाई करेगी। दिल्ली की सीमाओं को सील करने के फैसले को हाईकोर्ट में अब चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई है, जिस पर 4 जून यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। एक हफ्ते के लिए दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लगातार दिल्ली में बढ़ रहे मामलों की वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया कि इससे पहले तो यूपी और हरियाणा अपने बॉर्डर को सील करते थे दिल्ली से, लेकिन इस बार दिल्ली अपने तमाम बॉर्डर्स को सील करके सुरक्षित रखने की एक कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच खबर यह आ रही है कि याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में इसके खिलाफ, और एक हफ्ते के लिए ये जो बॉर्डर सील करने का फैसला है, इसको चुनौती देते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई अब 4 जून यानी गुरुवार को होगी। तो दिल्ली की सीमाओं पर लोग बेहाल हैं। घंटों जाम के बावजूद गाड़ियों की कतार छोटी नहीं हो रही है। दरअसल जब देश अनलॉक हो रहा है तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सीमाओं को सील करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन सरकार के इस ऑर्डर ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मिस्टर तुगलक बता रही है। यह रिपोर्ट फिर हमारे साथ दोनों ही पार्टी की तरफ से सांसद जुड़ेंगे। पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी और सांसद भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। दिल्ली की सारी गर्मी भी एक तरफ हो, तब भी यहां का पॉलिटिकल पारा उसे मात दे दे। आज पूरा दिन निकल गया दिल्ली के बॉर्डर सील करने के ऊहापोह में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा था कि दिल्ली के बॉर्डर अभी से सील हो जाएंगे। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। लेकिन आज सुबह सीमाएं खुली हुई थी। बॉर्डर सील करने का ऑर्डर मंत्रालय से दफ्तर के बीच ऐसे चक्कर में उलझा कि गाड़ियां फर्राटे से दिल्ली सीमा के आर पार जाती रही। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं दिल्ली एनसीआर से। यहाँ पर तमाम लोग इसी रास्ते, इसी बॉर्डर के जरिए दिल्ली में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर सील नहीं। आप देख सकते हैं बैरिकेड किनारे लगे हुए हैं। जो गाड़ियां हैं गाजियाबाद की तरफ से आने वाली, वो आराम से दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रही हैं। इस बीच बीते दिन से ही दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर है। कल गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिल्ली के बॉर्डर सील करने और अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के सुझाव पर अरविंद केजरीवाल को मिस्टर तुगलक कह दिया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप मासूम भारतीयों को सजा देना चाहते हैं जो दिल्ली बॉर्डर के उस पार रहते हैं। आपने कहा था आप अप्रैल में 30,000 मरीजों के लिए तैयार रहेंगे। अब लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं मिस्टर तुगलक? जब दिल्ली को बचाने की जरूरत थी, कुछ समय के लिए सील करने की जरूरत थी, तब तो सील हुई नहीं। तब तो झगड़े हो रहे थे कि दूसरे क्यों सील कर रहे हैं। अब जब अनलॉक हो रहा है देश, तब अचानक सील, और कारण ये दिया जा रहा है कि बाहर के लोग आके ट्रीटमेंट न करा पाए यहाँ के हॉस्पिटल में। बहुत ही अमानवीय। इस बीच दोपहर बाद कई जगहों पर दिल्ली बॉर्डर सील करने के आदेश आ गए। कई लोग जो गाड़ियां लेकर सुबह निकले थे, वो बॉर्डर पर लगे ट्रैफिक जाम में जूझते रहे। अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा है कि वो दिल्ली वालों को बेड की कमी नहीं होने देंगे। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है। जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। बॉर्डर के सील वाले इस खेल में जनता रोज पिस रही है। भारत के राज्य आपस में भिड़े हुए हैं और आड़ सबने ले रखी है कोरोना से लड़ाई की।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ गए। राजीव प्रताप रूडी, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए। संजय सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जो तस्वीर, जो हालत इस वक्त दिल्ली की हो रही है, उस पर पहला सवाल यही कि क्या आज एक दिन बाद आपको लगता है कि सीमाओं को सील करने का फैसला सही था? ए, बी, हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है, 4 जून को उस पर सुनवाई होनी है, और जो दलीलें आपकी तरफ से दी जा रही हैं उसको ध्वस्त करते हुए बीजेपी आपकी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। आज ऐसा क्या कहेंगे कि लोगों को लगे कि दिल्ली वाले और दिल्ली सबकी चिंता करती है? अंजना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे इस डिबेट के लिए उस दिन बुलाती जब हरियाणा ने हमारे रास्ते खोद दिए थे, बुलडोजर से रास्ता खुदवा दिया। अनिल विज जी ने, वहां के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, हम हरियाणा में प्रवेश रोकते हैं। डॉक्टर्स तक की, कोरोना योद्धा जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी तक की एंट्री रोक दी। मुझे अच्छा लगता जब आप ये डिबेट पहले करती, जब गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा कि हम दिल्ली से कोरोना फैल रहा है, दिल्ली वालों को प्रवेश नहीं होने देंगे, नोएडा में प्रवेश नहीं होने देंगे। और जब मैं अभी आपके चैनल पे बहस कर रहा हूं, उस वक्त भी इस चर्चा में शामिल हूं, उस वक्त भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 31 मई को ऑर्डर है गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी महोदय का, जिसमें वो कह रहे हैं 42% कोरोना दिल्ली से नोएडा में आया है, इसलिए यथावत स्थिति जारी रहेगी, कोरोना के कारण ही यूपी के बॉर्डर सील रहेंगे जैसे पहले थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, मैं ये बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या दिल्ली के लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? उनको दिल्ली के लोगों की चिंता करने का हक नहीं है? दिल्ली में आज कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर आप उसके घनत्व के हिसाब से देखेंगे, 20,000 केसेस हो गए हैं, और उसके बावजूद अगर हम इसको कंट्रोल पाने में सफल हुए हैं केजरीवाल जी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने लगातार बेड्स की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पतालों में बेहतर करने का काम किया है, और इसी के कारण केसेस ज्यादा होने के बावजूद हमारे डेथ रेट कम है। यानी गुजरात में केसेस हमसे कम है, डेथ हमसे लगभग 3 गुना। दिल्ली में केसेस गुजरात से कम है, लेकिन डेथ का जो रेशियो है, जो मृत्यु दर है, वो 3 गुना कम है, लगभग 3 गुना कम है। ये हमने सफलता इसलिए पाई है कि केजरीवाल जी चिकित्सा सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं। मैं 1-2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली में 9,500 बेड का इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अस्पतालों में किया है। अगर आप 130 करोड़ लोगों के लिए ये 9,500 बेड खोल देना चाहते हैं, अस्पताल खोल देना चाहते हैं, फिर तो ये 2 दिन में भर जाएगा। मुझे तो प्रसन्नता होती कि योगी जी और खट्टर जी कहते हमारे राज्यों में केसेस कम हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अगर कोई भी मरीज दिल्ली का बीमार होता है, आप संकट में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये नहीं हुआ अंजना जी, हुआ उल्टा ये कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नाम पे 17,500 करोड़ रुपए बांटे गए, और आपदा के नाम पे हमें 17.5 रुपए नहीं दिया गया। 17.5 रुपए। इसका मतलब आप दिल्ली के प्रति एक सौतेला व्यवहार, एक भेदभाव का व्यवहार रखते हैं। दूसरी बात, केसेस दिल्ली में बढ़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मोर्चा बंदी करने के लिए भी सबसे आगे आ जाएगी। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों बात नहीं हो सकती। और दिल्ली में रहने वाले लोग कोई आसमान से टपके हुए लोग नहीं है। हाँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं अंजना जी। हाँ। यहां पर यूपी के, बिहार के, हरियाणा के लोग रहते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक दिल्ली का आदमी जिसके पास दिल्ली का आईडी है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यूपी का, बिहार का रहने वाला, उसका इलाज आप गौतम बुद्ध नगर में करा के दिखा दीजिए जिसके पास दिल्ली की आईडी है, गाजियाबाद में करा के दिखा दीजिए। हरियाणा का जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसका इलाज आप गुड़गांव में करा के दिखा दीजिए, नहीं करा सकते। तो ये वक्त तो इस बात का था अंजना जी, कि हम लोग कोशिश ये करते कि हमको उत्तर प्रदेश और हरियाणा मदद करता है इस संकट में, केंद्र सरकार हमारी मदद करती, ना केंद्र मदद करेगी, ना हरियाणा मदद करेगी, ना उत्तर प्रदेश मदद करेगा, ना आपदा प्रबंधन के नाम पे हमें कोई मदद मिलेगी। हाँ, बॉर्डर के नाम पे जरूर राजनीति करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे जिन लोगों ने रास्ते खुदवाए, बॉर्डर बंद किए। जवाब लेते उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आलोचना करने नहीं आया, एक भी। और मैं बड़ी अंत में यही बात कह के खत्म करूंगा,
पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। अगर आपसे कह दिया जाए 1000 पत्रकारों को अपने आप रखिए, अपने यहां रखिए, पत्रकारिता उनको सीखना है, आपकी भी अपनी क्षमता है, आप नहीं कर सकती हैं। एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधन की एक जिम्मेदारी होती है और एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। किसी राज्य को अगर वो चला रहे हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधा देना चाहते हैं, तो वहां उस राज्य में रहने वाले लोगों का ध्यान रखें। तो ठीक है, जवाब लेते हैं राजीव प्रताप रूडी जी। यूपी, बिहार, हरियाणा, अन्य राज्यों के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी, उनका आरोप सीधा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलेगा। यूपी और हरियाणा की सीमाएं पहले सील की थी मुख्यमंत्रियों ने, ये कहते हुए कि हमारा कोरोना का संक्रमण दिल्ली से सारा आ रहा है। अब जब दिल्ली की चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री को सताए तो आपको क्यों परेशानी हो? अंजना जी, मैंने सब बातें सुन ली संजय जी की, और पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों ने बंदी की, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आज भी पूरा हिमाचल बंद है। अब आप देख ले, सिक्किम में अभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वो राज्य सरकार ने अपना अपना निर्णय लिया, और हम पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य सरकारें ले रही हैं, राज्य सरकारें वो जो भी निर्णय ले रही हैं वहाँ के लोगों के हित में ले रही हैं। वैसे ही लगता है कि दिल्ली के सरकार ने और केजरीवाल साहब ने भी निर्णय लिया, लेकिन सिर्फ मैं स्मरण, अभी से 2 मिनट पहले जो वक्तव्य था हमारे संजय भाई का, उसमें ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने हम पर बुलडोजर चलवा दिया, हरियाणा की सरकार ने हमारी सड़कें खोद दी, यूपी के सरकार ने, योगी जी ने हमारा बॉर्डर बंद कर दिया, और फलाने ने फलाना कर दिया, फलाने ने फलाना कर दिया। अब हम प्रतिशोध की स्थिति में हम उनको सबक सिखाएंगे। तो आजकल तो देश के राजनीति में सब राज्य सरकारों की अपनी एक स्वायत्ता है, और उसमें उन्होंने कहा कि अब तब तो आप नहीं बोले, तो अब दिल्ली में जो हमारे आवास पे, आपके आवास पे, हम लोग भी बाहर से आए हुए हैं, हम लोग इनके रहमो करम पर हैं, केजरीवाल साहब के, संजय जी के, क्योंकि ये हमें पीसेंगे, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, और ये इन्होंने कहा कि हम सबक सिखा देंगे। हो सकता है वहाँ बीजेपी की सरकार हो, तो उन दोनों सरकारों को सबक सिखाने के लिए आज दिल्ली की जनता को, चाहे जो भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, उनको सबक सिखाने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। हमें सबक सिखाएंगे, हमें पीसेंगे, हमें कुचलेंगे, ये एक बात है। मुझे याद आ रहा है, और देखिए, इंसान का नेतृत्व का एक मानसिकता होता है। मैं अगर अपने क्षेत्र में गलत करूं तो कहीं ना कहीं मानसिकता भड़कता है। आज से 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बिहारी 500 रुपया लेके ट्रेन टिकट कटा के आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट करा के भाग जाता है। भाई चलिए, बिहारियों को तो सब लोग थप्पड़े मारते ही रहते हैं, केजरीवाल साहब को वोट जितने दिखते हैं तो उस समय उनको पूछते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये, और हम दिल्ली में रहने वाले, हम नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, हम इस समस्या से समझते हैं और इस चुनौती को समझते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये व्यवहार होता है, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स में वन अपमैनशिप। और उसके बाद इन तमाम बयानों में इनका है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार अभी कहते हैं कि मेरे पास वेतन देने के पैसा नहीं है, कहीं इसको अंग्रेजी में ब्लैकमेल टेक्निक तो नहीं कहते कि भैया तुम ना करोगे तो हम तुमको सबक सिखाएंगे, हम दिल्ली में हमारी सरकार है, तुम भारत की सरकार हो तो क्या हो। ये मानसिक प्रवृत्ति लोकतंत्र का एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ठीक है। और एक और विषय रखना चाहूं कि ना रखूं, अगर आप अनुमति दे तो रख ही दूं, नहीं तो इसके बाद अगर और सवाल पूछेंगे कि इनका रवैया क्या रहा है उसके बारे में, जैसा आप कहेंगे मैडम। ठीक है, मैं थोड़ा सा रुक जाए तो एक जल्दी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। रूडी साहब एक जवाब जल्दी से इस पर ले लेती हूँ। वो सीधे कह रहे हैं कि कहीं ब्लैकमेल करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं आप केंद्र सरकार। संजय जी। देखिए अंजना ओम कश्यप जी, मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र राजीव प्रताप रूडी जी को आप मेरा पूरा बयान फिर से दिखा दें। मैंने एक शब्द भी सबक सिखाने की बात नहीं कही। और जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार की बात आप कर रहे हैं, मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, और पिछले जब से लॉकडाउन घोषित किया है प्रधानमंत्री जी ने, लगातार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए काम कर रहा हूं। 42 बस अब तक अपने संसाधनों से लोगों से मदद लेके अब तक भेज चुका हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, राशन के लिए, भोजन के लिए, जो काम हम लोगों से बन सकता है, जितनी ताकत है वो कर रहे हैं। रहा सवाल कि जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में रहता है,
उसको आप गौतम बुद्ध नगर में इलाज करने को तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के, गाजियाबाद में इलाज करने को तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के, हरियाणा में इलाज करने के तैयार नहीं है सिर्फ दिल्ली की आईडी देख के। तो मेरा तो सिर्फ ये आपसे कहना है, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय आपदा के नाम पर भी जो आप पैसा देते हैं उसमें हमें 17.5 रुपए मिलने का हक नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, अस्पतालों में मरीज मारे मारे फिरेंगे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी हमें बख्शेगी? चौराहे पर निकलकर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेगी, केजरीवाल जी के इस्तीफे मांगेगी, आंदोलन करेगी, मोर्चा छेड़ देगी। और सिर्फ यहां का नहीं, रूडी जी तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पूरे दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में जहां पर भी मृत्यु ज्यादा हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, बेड्स उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहां पे मौतें हुई। वो परिस्थितियां आप दिल्ली में चाहते हैं क्या? ऐसी परिस्थितियां दिल्ली में उत्पन्न ना हो इसलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। और आपने एक सवाल किया था अंजना जी, मैं भूल गया था उसका उत्तर देने के लिए, कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया जाए? बीजेपी वाले भी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया जाए। अरे भाई, यही कांग्रेस आपके बारे में कह रही है कि आपने जब लॉकडाउन और सख्त करना था तो आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, वही तर्क आप दिल्ली में देते हैं। अरे हमने इस समय फैसला इसलिए लिया, भाजपा के मित्रों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां 20,000 केस हो गए, यहां पे एक विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम उस संकट को, उस खतरे को देखते हुए उन विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले रहे हैं। और यह मैं समझता हूं कि हर एक मुख्यमंत्री का, हर एक जिम्मेदार नेता का फर्ज है, जिम्मेदारी है, जिसको केजरीवाल जी अदा कर रहे हैं। ठीक है, रूडी जी जवाब दीजिए, और जो दूसरा सवाल है आपका वो भी उठाइए। लेकिन एक हिस्सा जो आपकी बात का, उस पर मैं भी एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। रूडी जी, आपने कहा कि जितने लोग यहाँ पर अन्य राज्यों से, तो दिल्ली का अपना तो कोई है नहीं, जितने लोग हैं ज्यादातर अन्य राज्यों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पूरे भारत से। लोग पिसेंगे, लोग इसमें खामियाजा भुगतेंगे, ये बात समझ नहीं आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली वालों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि परिस्थिति ऐसी बन जाए कि दिल्ली वालों के लिए इलाज की नौबत ना आए, उनके पास तैयारी ना हो, ये कह रहे हैं वो। देखिए, दो विषय इसमें आता है, और ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, जो आंकड़े हैं भारत में ना ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, ना वेंटिलेटर्स की, और दिल्ली में भी ऑक्सीजन है। हाँ, ये संभावना ज़रूर है कि सबसे अधिक पूरे हरियाणा के लोग और सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ तक के लोग दिल्ली चले आएंगे। ये बात इनका कहना ठीक है, क्योंकि सब लोगों को दिल्ली की सरकार पर इतना भरोसा है कि वहाँ की व्यवस्था पर नहीं है, तो सब लोग अपनी गाड़ी ले करके यहाँ पहुँच जाएंगे दिखाने के। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि और दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की सरकार है, वो जो हजारों लोग एम्स में आते थे उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सरकार का ये मंशा है। लेकिन इन्होंने अपनी तुलना कही कि इनकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है, और ये स्थिति खराब दिल्ली में होगी तो हम भी भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कई सारे रिपोर्टें आई हैं, और शायद उस पर संजय जी हमको बताना चाहेंगे। डिड दिल्ली हॉस्पिटल अंडर रिपोर्ट कोविड-19 डेथ्स, ये एक्सप्रेस में है, एनडीटीवी में भी, और भी कई जगह। 116 वर्सेस 66 मिसमैच बिटवीन कोविड टॉल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं नहीं कहता हूँ ये सच है, ये अखबार वाले, जैसे आप अंजना जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, वैसे ही किसी पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने लिखा है, रिपोर्टर्स ने लिखा है। ये बड़ा आरोप है दिल्ली की सरकार पर कि ये आंकड़े फर्ज कर रहे हैं। एक तरफ आंकड़े फर्ज कर रहे हैं, सच्चाई से अपने आप को वंचित रख रहे हैं। दूसरा, एनसीआर रीजन में मुझे तो एक भी ऐसा केस का सूचना नहीं है कि गुड़गांव में अस्पताल नहीं है, फोर्टिस में मेडिसिटी में जाने वाले को दिल्ली का आई कार्ड दिखाने पर उसे नहीं भर्ती किया जाता है। इससे बड़ा एक सफ़ेद झूठ, या फिर नोएडा में या गुड़गांव में जाने पे जहाँ अस्पतालें हैं उस पर मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ सामाजिक रूप से नहीं हो सकता है। आज तो स्थिति ये है कि जो जहाँ बीमार पड़े, चाहे वो कलकत्ता में पड़े, पटना में पड़े, छपड़ा में पड़े, हम घर से निकल के, अब तो पूरा भारत लगभग खुल गया है और हर जगह ये नियम बन गया कि कोई कहीं से यात्रा करके जाएगा और बीमार पड़ गए तो भाई वापस चले जाइए जहाँ के हैं। ये प्रवृत्ति जो है राष्ट्रीयता से भिन्न है। अगर भारत में कल मैं
उड़ करके पटना गया या मैं कलकत्ता गया या गोवा गया या कहीं भी एक भुवनेश्वर गया और वहां की अगर सरकारें कहने लगी कि भैया देखो अब हमारे यहाँ बंदी है, अब तुम बीमार पड़े हो वापस लौट, ये मानसिकता खतरनाक मानसिकता। लेकिन ये खतरनाक मानसिकता रूडी जी एक बार आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूँ, एक टोक कर सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये राष्ट्रीयता तब भी तो आनी चाहिए जब आप यूपी के बॉर्डर को सील करें, जब आप हरियाणा के बॉर्डर को सील करें, तब ये भावना कहां जाती है साहब? उस समय ठीक है, ये बात सही है। और उस समय जब सील होता है तो उस समय भारतवर्ष में एक ऐसे जब खुलने की बात, देखिए जब सब सील कर रहे हैं, सब सील कर रहे हैं, हम लोग की स्वीकृति है, लेकिन जब ये कहना है कि तुमने तब बंद किया था, आज मैं बंद करके दिखाऊंगा और मेरे पास ये ग्राउंड है, तो इसमें शक की गुंजाइश बढ़ती है। और मुझे लगता है कि 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, तो ये कहना कि साहब हरियाणा ने भी ऐसा किया, आप देखो वित्त सरकार ने बुलडोजर चलवाई कि पता नहीं उन्होंने कहा सड़क खुदवाया, और यूपी की सरकार ने फलाना किया, तो अब चलो दिल्ली की सरकार ये कर, ये चीजों का, और ये मैंने नहीं कहा है, ये संजय भाई ने शुरू में कह दिया कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया। अगर इसमें उन्होंने ना कहा हो तो फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो। इससे ही मानसिकता दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में उनकी मानसिकता को प्रत्यक्षता से दर्शाता है। ठीक है, 3 पॉइंटेड सवाल संजय जी उनकी बातों से जो मैं आगे ले जाना चाहूंगी। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीयता की भावना पर ये सवाल खड़े करता है, एक तो जब इलाज की बात होती है, दूसरा क्या जब आप अस्पतालों का मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं तो उनका अर्थ, उनका जो तात्पर्य है वो एम्स, जो सुपर स्पेशलिटी तमाम अस्पताल है, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल इस देश के हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, और लोगों को उससे वंचित रखना एक बड़ी दिक्कत है। मतलब ये करना, मतलब एक सेकंड को सोचकर लगता है कि ऐसी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम्स से देश भर में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। इन 2 पॉइंटेड सवालों पर आपका जवाब। तीसरा, उन्होंने आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जो अस्पतालों की तरफ से और जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या उसमें अलग अलग आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, फर्ज किया जा रहा है आंकड़ा, उन्होंने आरोप लगाया। 3 सवाल। देखिए अंजना जी मैं तीनों सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल से ये अपने आप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपना कहां से आया, ये कल्पना में कहां उन्होंने मान लिया कि हम एम्स अस्पताल में किसी भी मरीज के इलाज से वंचित कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज पासेस, कोई भी इमरजेंसी सेवा जो है वो यथावत जारी रहेगी, ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने भी कहा। हाँ, ये बात अलग है कि हरियाणा में डॉक्टरों को भी रोका गया था, वो उस पे शायद रूडी साहब नहीं बोलेंगे। एम्स के अंदर, आरएमएल के अंदर, सफदरजंग के अंदर, लेडी हार्डिंग के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसमें कोविड के मरीजों के लिए सुरक्षित बेड की संख्या है मात्र 1400। कल से बराबर यह चलाया जा रहा है 13,000 बेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के 13,000 बेड। भाई, हम अन्य बीमारी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कोविड के संक्रमण से लड़ने का वक्त है। हम उस संक्रमण से लड़ने की और उससे कैसे निपटेंगे इसकी बात हम कर रहे हैं। एक बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि हम अन्य बीमारियों के जो लोग आ रहे हैं यथावत आते रहेंगे, इलाज कराते रहेंगे, उस पर हम तो सिर्फ कोविड के मामले में बात कर रहे हैं, यानी कि जो ये कोरोना का संक्रमण है उसके बारे में। दूसरी बात, रूडी जी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने पढ़ा होगा, अभी उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं पढ़ा, यह मैं नहीं मान सकता। निश्चित रूप से उन्होंने हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ा होगा, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसी आंकड़े के ऊपर दिल्ली के हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा दिल्ली में डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं, वो डॉक्टर्स की कमेटी है, वो कोरोना योद्धाओं की कमेटी है, और वो कमेटी जो मौत का आंकड़ा जारी करती है वो अक्षरशः सही है, उस पे किसी भी प्रकार का कोई संदेह हमें नहीं है। ये निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट का है। बावजूद इसके सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मौत के आंकड़े ज्यादा है, मौत के आंकड़े ज्यादा है। अरे भाई, अगर आप ही को मैं मान लेता हूं मौत के आंकड़े ज्यादा है, तो आप उसमें हमारी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे कि हमारे खिलाफ धरना देंगे? आप कहते हैं हाँ भाई मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, हम दिल्ली एमसीडी के हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम दिल्ली में एमसीडी हमारी है, हम उसके माध्यम से रसोई चला रहे हैं। सहयोग करने के नाम पे कोई नहीं। और एक हाई कोर्ट का ऑर्डर और आया था रूडी साहब,
वो शायद आपने नहीं देखा होगा, वो गुजरात हाई कोर्ट का था। उसने कहा गुजरात के सिविल अस्पताल डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं और सिविल अस्पताल काल कोठरी में तब्दील हो चुके हैं। गुजरात के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजी को कोरोना संक्रमण की जांच करने की इजाजत नहीं है। गुजरात के अंदर वेंटिलेटर का बेड का घोर अभाव है। मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। उस गुजरात मॉडल के ऊपर चर्चा कभी नहीं होती है। तो यह सिर्फ कहना, और आपने राष्ट्रीयता की बात की, आप राष्ट्रीयता तब भूल जाते हैं जब मजदूर पटरी पे चलते हुए रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जब प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई जाती है। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबक सिखाने का काम किया गया। मैं तो कहूंगा 80 लोगों की जान ट्रेन के अंदर, श्रमिक ट्रेनों के अंदर भूख और प्यास से चली गई। भूल गए मुजफ्फरपुर का वो दृश्य जहां एक मां एक बेजान जिंदगी के साथ उसका बच्चा चद्दर उठा रहा था उसकी मां के चेहरे के ऊपर से। ये दृश्य हम भूल जाएंगे क्या? हम भूल जाएंगे 24 लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट के अंदर औरैया में, 5 लोग मारे गए मुजफ्फरनगर में, 6 लोग मारे गए सागर में। ऐसी तमाम घटनाएं हुई, चलते चलते लोग मर गए। वहां राष्ट्रीयता कहां मर जाती है? वहां राष्ट्रीयता कहां चली जाती है जब इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात आती है, उन उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों का आंसू पोंछने की बात आती है, उनको भोजन कराने की बात आती है। मैं एक सांसद हूं और मोदी नगर गया था उत्तर प्रदेश में, मुझे खाना बांटने से आपके विधायक ने रोक दिया। आप क्या राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं सर? मुझे खाना बांटने से रोक दिया। मैं मोदी नगर में गया था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 55 दिन से वहां पे रसोई चला रहे थे। जी रोहित साहब बोलो। संजय जी, ये रामलीला मैदान का तो भाषण है नहीं कि आप एक तरफ से बोल जाएंगे और हम लोग सब सुनते रहेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं, आपने कहा गुजरात के बारे में, नहीं आप बोलिए। समाप्ति नहीं होता है गुजरात में। तो आपने कहा गुजरात में जो मैं देखता हूँ, जो सरकारी आंकड़े हैं वहाँ पर, जबकि दिल्ली में टोटल वेंटिलेटर प्राइवेट पब्लिक मिला के 980 के आसपास है, गुजरात में लगभग 1800 के आसपास है। उसी प्रकार से आप देखेंगे गुजरात की स्थिति खराब है, लेकिन वो वहाँ पर 8 करोड़ की आबादी में इतनी बड़ी व्यवस्था है। और वहाँ जो पब्लिक बेड्स हैं जो दिल्ली में लगभग 40,000 के, वहाँ लगभग 70,000 के आसपास है। लेकिन गुजरात की सरकार के बिना बोले हुए तो विषय समाप्त होता नहीं। आपने कह दिया कि ट्रेन में जो लोग मरे हैं और ट्रेन में, तो वो ट्रेन में ही भूखे रहे होंगे, इसीलिए ट्रेन में जाते जाते ट्रेन के कर्मचारियों ने, भारतीय रेल जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल है, उन्होंने खाना इतना कम कर दिया कि 24 घंटे की यात्रा के बाद वो बेचारे जो भी गरीब मरे हैं। तो आप लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, चुनाव तो हुए हुए 1 साल आप लोगों का हो गया, आप लोग सरकार में भी आ गए, और इन गरीबों को आप उतने दिन नहीं रोक पाए। और ट्रेन में क्या ऐसा तो नहीं, लोगों का कहना है कि जो गरीब था, भूखा था, आपने उसको जबरदस्ती ट्रेन पर चढ़ा दिया। कोई एक दिन में भूख से तो मरेगा नहीं, और एक दिन में अगर कोई डिलीवरी हो जाता है तो पता होना चाहिए दिल्ली की सरकार को, ये महिला गर्भवती है जो 24 घंटे में तो उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होगी कि बेचारी ट्रेन में जाती है और सड़क पर जाती है। तो उस समय आप लोग की नजरिया कहाँ थी, जो आप इतने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं हमारे मित्र कि माइग्रेंट्स के साथ क्या हुआ। आप तो हमारे लोगों को बुला करके बिहार से, उत्तर प्रदेश से लेकर मजदूरी कराते हैं, आप तो उनको बुला करके उनका वोट लेते हैं। जब संकट का काल आता है तो आप उनको कहते हैं कि ये बिहारी 500 रुपया लेके टिकट लेके चला आता है और यहाँ पर उपचार कराता है 5 लोग का। आप जब वो लोगों को वापस जाने का था तो उन्होंने कहा कि भाई जब समय आएगा तो बुला लेंगे इन बिहारियों को वापस, इन गरीबों को वापस भेज दो। उस समय तो आपके आंख में आंसू नहीं दिखाई दिए, और आज आपको बड़ी चिंता है जब देश की सरकार ने 57 लाख लोगों को ट्रेन से पहुंचा दिया। आज मैं देख रहा था कि जो भारत की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया दिया वेलफेयर सेस का, और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ आपका वेलफेयर सेस का आपकी सरकार के पास पड़ा हुआ है। जब हम लोगों ने आंकड़े देखे तो उसमें रजिस्ट्रेशन था कोविड के पहले लगभग 30 लाख लोगों का, आपने उसको घटा के 30,000 कर दिया। ये संख्या वहां के श्रमिकों का कम क्यों कर दिया, देखना चाहते हैं तो अभी मैं पढ़कर सुना दूंगा। तो आखिर ये आंख मिचौली दिल्ली की सरकार किस घबराहट के कारण कर रही है? देखिए, अगर दिल्ली की सरकार, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हैं, और आप एक प्रतिस्पर्धा के दौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को कामयाब दिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब ठीक है, आपकी सरकार है, एक बड़ी सरकार आपके पास है, हम यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में नहीं, आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये जो राजनीति आप कर रहे हैं, और ये कोई भी राज्य अगर आज करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें सामान्य नागरिक बिकता है।
तो कम से कम हमारे गरीब मजदूर जो हमारे यहाँ लौट गए, और मैं भी बिहारी हूँ और एक ठेठ बिहारी हूँ, आप लोगों ने जो अपमान किया है, जो तिरस्कार किया है, जो दुख पहुंचाया है, ईश्वर भी आपके और आपके पार्टी और आपके नेतृत्व को कोई भी कभी माफ नहीं करेगा। संजय जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी आंख पर पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। सच देखने के बावजूद मुझे एक उदाहरण हिंदुस्तान की आजादी के बाद बता दीजिए जहां 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाएं। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, 2 दिन की ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है। जो ट्रेन गोरखपुर पहुंचनी चाहिए वो उड़ीसा पहुंच रही है, जो पटना पहुंचनी चाहिए वो पुरलिया पहुंच रही है, जो बस्ती पहुंचनी चाहिए वो गाजियाबाद पहुंच रही है। ये सबक सिखाना नहीं है उन प्रवासी मजदूरों को, उन बिहार यूपी के लोगों को आप सबक नहीं सिखा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपने कह दिया 57 लाख मजदूरों को आपने पहुंचा दिया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, रेलवे की क्षमता कितनी है? 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता है। 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक हिंदुस्तान में पहुंचाने की प्रतिदिन की क्षमता है। आपने इतना दिन का इतना विलंब समय क्यों, इतना समय 1 महीने 1.5 महीने उनको यहां से वहां भटकाने में क्यों लगाया? उनको मरने के लिए सड़कों पे क्यों छोड़ दिया? आप हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को हिंदुस्तान बुला के लाते हैं, ले आइए, अच्छी बात है, लेकिन जो हवाई चप्पल पहन के चलने वाले लोग हैं उनकी चिंता आपने क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं प्रताड़ित किया, अपमानित किया। अरे आप अपमानित करने की बात कर रहे हैं रूढ़ी साहब, लहूलुहान कर दिया सूरत में पीट के। झारखंड के, बिहार के लोगों को 1,16,000 रुपए भाजपा के एक नेता ने टिकट के नाम पे वसूला, जब वो बेचारे मांगने गए, पीट के गुजरात में लहूलुहान कर दिया उत्तर भारतीयों को। इतना अपमानित किया गया वहां पे। उनको टिकट भी नहीं दिया गया, वो टिकट मांगने गए, उनको मारा गया। जो ट्रेनें गुजरात से चली उसमें क्या मृत्यु नहीं हुई? आप पूछ रहे हैं किस राज्य ने खाना दिया, किस राज्य ने नहीं दिया? दिल्ली से जितने लोगों को यहां से हम लोगों ने बिठा के भेजा ट्रेनों में, उनकी पूरी व्यवस्था की। 2 दिन की जगह आप 9 दिन में पहुंचाएंगे, 1 दिन की जगह आप 3 दिन में पहुंचाएंगे। ये बहस अनंत है। मजदूरों पर और उनकी हालत पर एक बार फिर से एक दिन बहस करेंगे सर आपके साथ। रेल मंत्री एक पूरी तरीके से फेल मंत्री साबित हुए और उसके बाद उनको डिफेंड किया जा रहा है। संजय जी, आपका ईयरफोन उतर गया है क्या सर? ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि वॉइस एको कर रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मनोज तिवारी भी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के, जुड़ गए हैं। आपने मनोज तिवारी जी कहा कि दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल जी सजा दे रहे हैं। क्या सजा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी संजय जी बोल रहे थे कि ट्रेन 9 दिन लगा दी। ये सरासर झूठ है, फेक न्यूज को फैलाने की बात है। अभी अभी रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से ये क्लियर बताया गया है कि कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं हुआ है, ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है। इसलिए संजय जी अपने को करेक्ट कर लें। एक ट्रेन को सिर्फ 4 दिन लगे हैं, वो भी तब जब उस रोड पे गोरखपुर जाने के लिए बहुत सारी भीड़ थी, तो उसको पटना गोपालगंज के रास्ते ले जाया गया, एक रूट बदला गया, वो भी केवल 4 दिन। ये ऐसा दुष्प्रचार न हो। और दूसरी बात, जब संजय जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कोई भाजपा का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई चप्पल में भेज दिए दिल्ली से मजदूरों को। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जितनी बात कही है वो बहुत बिल्कुल आधार उसका मजबूत है, क्योंकि जिस स्टेट ने अपने यहाँ ई कूपन दे करके राशन नहीं दिया, जिसने मोदी सरकार का भेजा हुआ अनाज नहीं बांट सकी, वो लोग, जो लोग अपने से दुष्प्रचार करके कि चलो चलो आनंद विहार चलो, वहां पे यूपी बिहार जाने वाली बसें लगी हैं, ऐसे लोग उनको खाना खिलाने की जगह उनको प्रोवोक करते रहे। और वो मजबूरी में जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो योगी सरकार की तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने बस मुहैया कराई, तुरंत पैदल नहीं चलने देना है। हाँ। मैं समझता हूं आज इस समय जब दिल्ली में कोरोना बेड की, कोरोना हॉस्पिटल के लिए मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक आप 8 लाख रुपया जमा नहीं करते आपका इलाज ही नहीं शुरू हो रहा है। 15 लाख रुपया तक लग रहा है। ऐसे संकट में मरीजों से ऐसी ब्लैकमेलिंग, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाना,
ये नहीं, सब कुछ अभी तो के आधार मजदूरों पे के ही लिए मैंने नहीं हो रहा बोला ना। है एक सेकंड कि मनोज जी, अरविंद केजरीवाल अभी जी इस समय तो साख मत मुख्यमंत्री बताइए। ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर्स को साख सील मत करके बताइए। सबको सुरक्षित रखना चाहते हैं दिल्ली वालों को। अभी तो वो ये कह रहे हैं ना, इसमें आप कह रहे हैं कि वो सजा दे रहे हैं दिल्ली वालों को। जरा इसका तर्क समझाइए ना। हाँ, यही मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल भी है, दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल भी है, दिल्ली में सफदरजंग भी है। आप बताइए, इस समय बिहार से या हरियाणा से या यूपी से कोई दिल्ली में तो आना नहीं चाह रहा है, वो तो सब भाग रहे हैं। बॉर्डर सील किसके लिए किया? जो दिल्ली में काम करता है लेकिन एनसीआर में रहता है, इसलिए उनको जब राहत देनी है तब सजा दे रहे हैं। और आपको ये जानकारी में रहे अंजना जी, इस आज तक के मार्फत पूरे देश को पता चले कि इस समय उन्होंने जो बहुत पहले कहा था, राजीव प्रताप रूडी जी ने याद दिलाया कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हो, तो उस लाइन को तो ये चरितार्थ करने लगे। लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी आपके अस्पताल हैं, आपकी नीयत है, आपकी मानवीयता है, जो करो। लेकिन एम्स में आने वालों को, आरएमएल आने वालों को कैसे रोक सकते हैं कोई? उनको जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 8 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, उसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बॉर्डर को तुरंत खोलना चाहिए, वरना मैं यही कहूंगा कि ये राहत नहीं सजा है। जवाब दीजिए संजय जी। देखिए, पहली बात तो जो ट्रेनों के बारे में मनोज तिवारी जी ने कहा, मैं उनको बता देना चाहता हूं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की ये रिपोर्ट है, 80 लोग मारे गए हैं ट्रेनों में, उनकी जान गई है भूख से, प्यास से, बीमारी से, अव्यवस्थाओं के कारण। और ट्रेन गोरखपुर से उड़ीसा चली गई, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये वास्तविक न्यूज है। उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और ये 80 लोग जो मरे हैं, ये यूपी, बिहार के, झारखंड के लोग ही हैं। ये 80 लोगों की जो जान गई है, वो यूपी, बिहार के वही प्रवासी मजदूर हैं, सड़कों पे जो नंगे पांव चलते रहे, जिनके मासूम बच्चे इस चिलचिलाती धूप में अपनी मां की अटैची पे सोते हुए गए। ये वही यूपी, बिहार के लोग हैं जिनको आपकी सरकार ने अपमानित किया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अपमानित किया, जिनको सबक सिखाने का काम गुजरात के अंदर किया गया, अहमदाबाद में, सूरत में। दूसरी बात, मनोज तिवारी जी विलंब से जुड़े हैं, मैं पहले ये स्पष्ट कर चुका हूं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोविड हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। आज भी सुझाव मांगे गए हैं बॉर्डर के मामले में, और 5 लाख सुझाव आ चुके हैं। उन 5 लाख सुझावों में लोगों की जो राय बनी है, आने वाले दिनों में उस पर आगे भी सुझाव आएंगे, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार फैसला लेगी। एम्स में अन्य बीमारियों के, आरएमएल में अन्य बीमारियों के, सफदरजंग में अन्य बीमारियों के, किसी भी इलाज में कोई भी बाधा दिल्ली सरकार की ओर से न उत्पन्न की गई थी, न की गई है। तो उस विषय को तो गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जल्दी से इसका एक जवाब। उस विषय को ही गलत ढंग से कल से प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है 13,000 बेड, 13,000 बेड। अरे भाई, कुल 1400 बेड मनोज जी जल्दी से सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कुल 1400 बेड सुरक्षित किए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, दिल्ली और बाहर के लोगों के। मनोज जी। नहीं संजय भाई, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर इतने ही बेड हैं तो आज एक कोरोना वॉरियर को भी 24 घंटे घूमने के बाद प्राण से हाथ धोना पड़ा, अमित राणा। अगर बेड वैसे ही है, अगर बेड है तो किसके लिए है? जबकि 24 घंटे घूमने के बाद बेड पाना आज के दिन में वो पद्मश्री पाने जैसा हो गया है दिल्ली में। इसको चूंकि जैसा आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, हम भी कहते हैं, ये कार्य मिलजुल कर करने वाला है। इसलिए हमने कहा है कि इस समय आपके मुख्यमंत्री ने कहा 30,000 बेड है, आज कह रहे हैं कि 6,000 बेड है, जबकि सच्चाई में वो 3150 बेड है। तो मैं समझता हूं कि इस समय जो सही आंकड़ा है वही देना चाहिए, जिससे लोगों को ये पता रहे कि वास्तविकता दिल्ली की क्या है। और हम इस कोरोना संकट में हम आपके साथ राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप एमसीडी के भी हॉस्पिटल्स को लीजिए, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? आप एमसीडी का कम्युनिटी हॉल लीजिए। मैं आज तक पर
आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप हमारे एमसीडी के हॉस्पिटल्स कम्युनिटी हॉल को लीजिए, अपने मुख्यमंत्री को बोलिए, मिल करके काम करने का मतलब इस समय लोगों को जान बचाना है। और जो हॉस्पिटल में संजय भाई आप इनकार नहीं कर सकते कि इस समय बिना 5 लाख और 8 लाख दिए इलाज नहीं हो रहा है, तो आप तो कभी इस बात का समर्थन नहीं कर सकते ना कि एक जिस प्रदेश में फ्री इलाज की बात होती हो वहां 15 लाख रुपया एक कोरोना पॉजिटिव आने वाले को शुरू में लिया जाता हो। संजय जी, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आपका साथ देगी। वो तो एमसीडी जब हम लोग अस्पताल भी मिल देने का करके लोगों प्रस्ताव को रख रहे हैं और बचाने का कम्युनिटी काम हॉल भी करेंगे। देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देने का प्रस्ताव रख रहे हैं, इसको देखिए, आप मुझे आगे बड़ी बढ़ाइए प्रसन्नता है कि और 65 दिन के बाद बॉर्डर को तुरंत खुलवाइए, क्योंकि उससे मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रही है। प्रसन्नता है मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 65 दिन के बाद धरना प्रदर्शन, आलोचना, निंदा करने के बाद एमसीडी के मेयर दिल्ली के मौत के आंकड़ों को झूठ बताने के बाद आज ये प्रस्ताव आया है मनोज तिवारी जी की ओर से। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो कह रहे हैं कि एमसीडी के हॉस्पिटल भी आप कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि वो खुद एमसीडी के मेयर ही कर सकते थे, भाजपा खुद कर सकती थी, लेकिन मुझे प्रस्ताव दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का जिक्र किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिल्ली सरकार ने जो बेड सुरक्षित कराया है उसमें पैसे लगने की बात नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ओर से मैक्स या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके अपनी ओर से एडमिट हो रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी जो प्राइवेट में कहीं करा रहे हैं, उनके किसी इलाज के खर्च का ये जिक्र कर रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए जो दिल्ली सरकार ने बेड सुरक्षित किया है सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में, वहां पर किसी भी प्रकार के खर्चे का कोई दूर दूर तक मामला ना है, ना इसके बारे में कोई जानकारी। रूडी जी, जल्दी से एक रिएक्शन ब्रेक का टाइम। जहां तक आपने राशन की बात कही, सांसद ने एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं। राशन की बात कही, सिर्फ इसमें मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, 1 करोड़ लोगों को दिल्ली सरकार राशन बांट चुकी है, 5-5 हजार रुपए मजदूरों को, ऑटो वालों के खाते में दे चुकी है, पेंशन देवगुना दिल्ली के अंदर किया गया, 10 लाख लोगों की रसोई प्रतिदिन दोनों वक्त लॉकडाउन लगने के बाद से लेके आज तक चलाई जा रही है। केजरीवाल जी ने अब तक क्या काम जमीन पे किया है, मैं मनोज तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, एक बार दौरा करके, आप दिल्ली के सांसद हैं, आप देख लीजिए। मैं इस बात को कह रहा हूं, 10 लाख लोगों की रसोई चल रही है, 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा चुका, 5-5 हजार रुपए खाते में दिए जा चुके, इतने सारे काम हमने किए। चलिए नहीं संजय जी, ये जो मैं बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। 1 करोड़ को चला गया, 1 करोड़ हाँ 1 करोड़ को कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आप मुख्यमंत्री जी से इसको कंफर्म करके बताएं, क्योंकि मैं इस समय चेयरमैन हूं एफसीआई दिल्ली का, और जब राशन उठा ही नहीं है। ऐसा है रूडी जी कि अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर राज्य अपनी चिंता और अपने आंकड़ों को नियंत्रित, अपने लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है कोविड के इस ऑपरेशन में। एक कंक्लूडिंग रिमार्क, आपने सबकी बात सुन ली, रूडी जी। देखिए, बिल्कुल चिंता होना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी परिस्थिति है, लगभग 6,000-7,000 के आसपास, 39,000 बेड के आसपास दिल्ली में कहा जा रहा है, और जितने लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं, मुश्किल से 90 लोग हैं, और 3,000 के आसपास वहां पर भरे बेड्स ऑक्यूपाइड है। ये पैनिक बटन दबा करके, और देखिए, जब भी आपदा आएगी तो कोई देश की सरकार और दिल्ली की सरकार अलग नहीं ठीक है संजय, ये तभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही कि बीमार तो कोई भी कहा, पहले तो हम उपचार करें, फिर उसके बाद संख्या और राजनीति। 40,000 बेड है, मेरा आपसे आग्रह कोई भी आंकड़ा देना ठीक है कि देखिए, राजनीति के लिए पूरा 4 वर्ष बचा हुआ है, अभी तो लोगों का जान बचाना सबको सामान्य रूप से, और दूसरा जो आपने ट्रेन के बारे में कहा, मैं भौगोलिक वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर ऐसी बहस की गुंजाइश बनेगी। बहुत धन्यवाद आपका संजय सिंह जी और राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ हल्ला बोल की टक्कर के एपिसोड में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।